हेलो व्यूअर्स। यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन में कनेक्टिविटी पुअर है क्या? आपका स्वागत है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज माहेश्वरी जी से। इनसे आप परिचित हैं, पहले भी हमारी चैनल पर आ चुके हैं। और जैसा आपको याद होगा कि कोलकाता में 21 वर्ष की आयु में आपने पहले अटेम्प्ट में बीकॉम सेंट जेवियर से और बीकॉम के साथ साथ सीए की परीक्षा फाइनल जो था वो पास किया था। और उसके बाद जैसा आपको मालूम है कि आपको सीधे एक्सेप्ट किया गया हिंदाल्को में, जो कि आदित्य बिरला जी की फ्लैगशिप की टॉप कंपनीज में। बाद में आपने कंपनी सेक्रेटरी की परीक्षा की और उसके साथ साथ लॉ भी किया। तो अभी मैं आपको ले जा रहा हूं उस वक्त 80s के दशक के बीच में, जब आपने सीए और बीकॉम की परीक्षा की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे जानना चाहेंगे, आपके अनुभव से, आपकी सलाह से लाभ उठाना चाहेंगे। सबसे पहले सवाल ये है कि आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे स्टूडेंट से, किस तरह वो अपनी तैयारी शुरू करें, किस स्टेज पर? सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे मौका दिया और अपने भाव व्यक्त करने दिए। आज के स्टूडेंट्स के जो मैं देखता हूँ, बहुत ही फोकस्ड है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, नो डाउट अबाउट इट। बहुत ही नॉलेजेबल है। हमारे टाइम में इतना नॉलेज और इतना व्यावहारिकता नहीं होती थी, थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू ओपन कल्चर विच पेरेंट्स आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग टू देयर चिल्ड्रन। बट एट द सेम टाइम जहाँ जहाँ बहुत सारा इंटेलिजेंट है, बट उस इंटेलिजेंस को फोकस वे में यूज करना ही बहुत जरूरी है। और इसलिए एक्सपीरियंस उनसे मेरी बच्चों से ये एडवाइस रहेगी कि बड़ों के साथ समय बिताएं और उनके उनकी बातों को नकारात्मक रूप से नहीं देखें, नेगेटिव नहीं देखें, उसमें पॉजिटिव्स देखें और उनको ध्यान से सुने उस बात को, फिर सोचें कि उसमें अच्छाई क्या है हमारे लिए और बुराई क्या है। और इसी के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि जो आज के बच्चों को सर टाइम मैनेजमेंट अपना, क्योंकि आज के दिन अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, कॉमर्स में लीजिए, चाहे साइंस में लीजिए, चाहे इंजीनियरिंग में लीजिए, बहुत सारे कोर्सेज हैं, स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हैं, चाहे मेडिकल में लीजिए। बट उसके साथ ही कंपटीशन भी बहुत हो गया है और पढ़ाइयाँ महंगी भी हो गई हैं, कंपटीशन भी बहुत हो गया है। और समय का सदुपयोग अगर समय से कर लिया जाए, तो समय रहते कर लिया जाए, तो उसके रिजल्ट्स बहुत ही मल्टीपल टाइम मिलते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आज के बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि वो टाइम मैनेजमेंट पे फ़ोकस करें। और टाइम मैनेजमेंट उनके दिन भर में 24 घंटे होते हैं, तो ये नोट करें ज़रूर कि वो 24 घंटे वो कैसे बिता रहे हैं। 24 घंटे में 8 घंटे, 9 घंटे सोना, 3-4 घंटे अपने डेली के चोरस में रख जाना, डेली के काम में लग जाना। बाकी आपके पास बचते हैं करीब 8-9 घंटे। उस 8-9, 10 घंटे को आपने कैसे सदुपयोग किया है, उसको आप नोट करना, ऑब्ज़र्व करना शुरू कीजिए कि आपने 3 घंटे क्या दोस्तों के साथ बिताए हैं, 2 घंटे, 3 घंटे क्या आपने सिर्फ़ मूवीज़ या यूट्यूब के चैनल्स देखने में बिताए हैं। कैसे बिताए हैं, आप उसको 7-10 दिन तक आप नोट करते चलिए, एक अप्रॉक्सिमेटली रफ़। तब आपको लग जाएगा आइडिया कि वो क्या कैसे समय बिता रहे हैं, वेदर वो प्रोडक्टिव है या नहीं है। ये मेरा सबसे बड़ा उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वो ज़रूर करें सर। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। इसके साथ-साथ कृपया ये भी स्पष्ट करें कि किस तरह से वो अपने टाइम को प्रायोरिटाइज़ करें, टाइम मैनेजमेंट में किसको वो प्राथमिकता दें, प्रायोरिटी दें? सबसे बड़ी ज़रूरत है अपने हेल्थ को वो की प्रायोरिटी दें, तो आधा घंटा, 1 घंटा एक्सरसाइज़ करना या वॉक करना या जिम जाना, जो कि आजकल बच्चे लोग जाते भी हैं, 1 घंटा, 1.5 घंटा उसमें बिताना बहुत ज़रूरी है। दूसरी मेरी एक उनसे और ये रिक्वेस्ट होगी कि यूट्यूब में बहुत अच्छे-अच्छे, जैसे आप हैं, बहुत अच्छे-अच्छे लेक्चर्स आते हैं, जो मोटिवेटिंग लेक्चर्स होते हैं, उनको ज़रूर सुनें। आधा घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जितना भी समय मिले वो ज़रूर सुनें। वो कोर्स के बारे में भी बताते हैं, लाइफ़ के बारे में बताते हैं, सोशल एटिकेट के बारे में बताते हैं, सब चीज़ के हेल्थ के बारे में बताते हैं। उसको ज़रूर अच्छे यूट्यूबर्स को ज़रूर सुनें। तीसरी चीज़ है, आपके आपका फ़ोकस एरिया होना चाहिए कि आपका आज के दिन आप क्या चाहते हैं बनना? आपको एक निर्धारित करना पड़ेगा कि मैं लाइफ़ में क्या बनना चाहता हूँ? वो एक ज़रूर निर्धारित करके एक गोल सेटिंग कर लीजिए अपना कि मैं लाइफ में डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अब डॉक्टर बनने के लिए आपको शुरू से लेके क्या-क्या स्टेप लेने हैं। आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी है, आपको ट्यूशन लेना है, आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है,
उसके बाद आपको एमबीबीएस करना है, वो एक कागज़ में लिख लें, जिससे कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं ज़ीरो से स्टार्ट करके अपने एम तक मैं कैसे पहुँचूँगा। वो एक आज के दिन अगर आप स्टार्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ा रफ स्केच बनेगा, वो परमानेंट नहीं हो सकता, उसको आप रिव्यू करिए हर 3 महीने, 6 महीने में। बट एक बार लिखना ज़रूरी है, जिससे आपका फ़ोकस एरिया डिस्क्राइब हो जाता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। आजकल के बच्चे जो मैंने देखा है इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, स्मार्ट हैं, बट उनका फ़ोकस एरिया उनको मालूम नहीं रहता है कि हमें कहाँ जाना है क्योंकि ऑप्शंस बहुत हैं। उनकी गलती नहीं है, उनको ऑप्शंस बहुत मिल जाते हैं, तो किसी दिन सोचते हैं मैं पायलट बनूँगा, किसी दिन सोचते हैं वो मैं नेवी में जाऊँगा, किसी दिन उनको लगता है कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो वो उनको फ़ोकस एरिया अपना करके और उसी पे उनको धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत ही आपने महत्वपूर्ण बात बताई कि उनको अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, टारगेट सेट करना चाहिए। और ये इनडायरेक्टली आप इन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से भी कह रहे हैं कि उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने वार्ड्स को वो गाइड करें, उनको सुझाव दें, उनका मार्गदर्शन करें। तो हाँ सर। जब एक स्टूडेंट ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है और इसके बाद उसका इसमें कोई किसी तरह से वो विचलित नहीं हो रहा, वो उसने फिक्स कर लिया है। अब आप उसको अगली क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि जो बीकॉम के शुरू क्लास 12 के बाद जब बच्चे निकलते हैं, ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे 90% बच्चे जो बीकॉम कर रहे होते हैं, कॉमर्स लाइन लेते हैं, वही लोग सीए या इस तरह की लाइन में जाना चाहते हैं। तो मेरी उनसे गुज़ारिश रहेगी कि आप लेक्चर्स डेली अटेंड करें, जी, कॉलेज बंक ना करें, उनके नोट्स लिखें, जो भी लेक्चर्स आपके कॉलेज में हो रहे हैं, उनके नोट्स लिखें ज़रूर। भले ही आपको समझ में आ रहा हो नहीं, कई बार क्या होता है कि प्रोफ़ेसर्स की बातें हमें समझ में नहीं आती हैं, जी, बट आप लेक्चर्स अटेंड करें और नोट्स लिखें। जी। बाद में जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको धीरे-धीरे जब आप पर्सनल पढ़ाई करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। तो एक सबसे बड़ी बात है कि उनको कॉलेज जाना रेगुलैरिटी। जी, regularity of college and attending in college, not only going to college, but going to हाँ, classes and sitting there. जी हाँ, एंड सेकेंडली आप लेक्चर्स अपनी बुक्स में ले जाके लेक्चर्स लिखना शुरू करें। थोड़ा बहुत वो जो आपके लेक्चरार हैं, जो प्रोफ़ेसर हैं या जो टीचर्स हैं, उनकी बातों का ध्यान देके उनकी बातों को सुनें। तो ये बेस आपका एक तरह से सीए के लिए भी बेस हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर सब्जेक्ट जो बीकॉम में पढ़ाए जाते हैं, उसका कहीं न कहीं आपका बेस रहता है सीए सब्जेक्ट्स के लिए। जो तो समझ आप में नहीं आया वो पूछें प्रोफ़ेसर हाँ। से। जी हाँ, हुँ, डाउट क्लैरिफ़ाई करें। उसमें शर्माए नहीं, उसमें ये नहीं सोचे कि इसको आएगा कि नहीं आएगा या मुझे आएगा कि नहीं आएगा। आप शर्माए नहीं बिल्कुल भी और आप हिचक नहीं करें और पूछें उनसे जी, और नोट्स बनाएँ और पढ़ के आएँ, वो भी घर में अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो भी प्रोफ़ेसर से पूछें और उनको जाके अलग से पूछें कि सर ये मुझे सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, आप मुझे गाइड कर दीजिए, कौन-सी किताब मुझे पढ़नी चाहिए? क्योंकि कई किताबें ऐसी हैं, जी, प्रोफ़ेसर्स ने 40 मिनट, 30-40 मिनट के लेक्चर्स में जो पढ़ाते हैं, किंतु उन्हें मालूम रहता है कि कौन-सी सब्जेक्ट में, कौन-सी बुक में जी, बहुत ईज़िली उसको समझाया हुआ रहेगा, तो वो वो ज़रूर करें। एक मेरा यही रहेगा। जी, दूसरा चीज़ मेरा ये रहेगा कि अगर आप सीए में जाने का मन बना रखा है, तब आप शुरू से ही अपने एक सब्जेक्ट वाइज़ ये देख लें कि किस सब्जेक्ट में उनको ट्यूशन की ज़रूरत है। आजकल ट्यूशन्स भी अवेलेबल हैं और अगर ट्यूशन लेने का अगर समय नहीं है या कई बच्चों को अपने माता-पिता से हेल्प लेने में कुछ सकुचाहट होती है, तो वो अपने यूट्यूब से बहुत सारे फ्री लेक्चर्स मिलते हैं और मेरा मानना है कि अगर कोई बच्चा अगर ध्यान से यूट्यूब के लेक्चर्स भी पढ़ ले और उनके नोट्स लिख ले, तो भी उसको ट्यूशन लेने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी कम हो मेहनत ज़्यादा जाएगी। ट्यूशन लेने में रेडीमेड आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं ट्यूशन लेने में और ज़रूरी नहीं है कि आप सब सब्जेक्ट में ट्यूशन लें। आप हो सकता है कि 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट में ही लें, 2 सब्जेक्ट में आप छोड़ भी सकते हैं। जी। ये भी मैंने कई लोगों को देखा है और वो लोग भी अच्छे नंबरों से पास हुए। इसके साथ ही साथ जब वो अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ स्टूडेंट प्रेफ़र करते हैं कि वो कंबाइंड स्टडी करें, ग्रुप में स्टडी करें। इसके बारे में आपका क्या ऑब्ज़र्वेशन है? कंबाइंड स्टडी करना बहुत ही अच्छी बात है। जी, किंतु उसमें मैंने देखा है कि कंबाइंड स्टडी में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है।
जी, कंबाइंड स्टडी में जनरली क्या होता है कि आप स्टडी करने जाते हैं 2 घंटे के लिए और आपकी पढ़ाई 15 मिनट या आधा घंटा से ज़्यादा नहीं हो पाती है क्योंकि आप दूसरी चीज़ों में बात करने लग जाते हैं। डाइवर्ट हो मतलब जाते आप हैं। बट आप आपका फ़ोकस दूसरी तरफ चला जाता है। तो आपके लाइक माइंडेड अगर बच्चे होंगे, जी, तब कंबाइंड करना स्टडी रहता है, तब कंबाइंड बेहतर स्टडी हो करना सकता ठीक है। है। हाँ जी। और इसी से जुड़ा हुआ कि सीए के लिए जब तैयारी करते हैं तो प्रायः आर्टिकलशिप में ऑडिट वगैरह के लिए जाना पड़ता है। हुँ। तो उस दिशा में आपका क्या सुझाव है? आर्टिकलशिप करनी चाहिए, जी, अच्छी कंपनियों से करनी चाहिए, जी, किंतु आपको सीखने के उससे करनी चाहिए क्योंकि आर्टिकलशिप में भी मैंने देखा है बच्चे जब बाहर भेजे जाते हैं ऑडिट के लिए दूसरी कंपनियों में, बाहर जो फैक्ट्रियों में जाते हैं, ऑफ़िसेज़ में जाते हैं, तो उनका ध्यान भटक जाता है, वो वहाँ जाके पिक्चर देखने चले जाते हैं या एंटरटेनमेंट के दूसरे रास्ते ढूँढने लगते हैं। तो आपको ये फ़ोकस करना है कि मैं आर्टिकलशिप में भी जा रहा हूँ, तो दिन में मुझे कम से कम 1 घंटा वहाँ पर भी पढ़ाई करनी है। जी, आर्टिकलशिप तो 8 घंटे की होगी, 10 घंटे की होगी, आपके पास सुबह और शाम टाइम मिल जाता है। आउट स्टेशन आप जाते हैं, तो कम से कम 1 घंटा मैं पढ़ाई करूँगा, चाहे मैं किताब को ही जी। पलट लूँ, एक पैराग्राफ पढ़ूँ, एक क्वेश्चन आंसर करूँ, कुछ करूँ, किंतु पढ़ाई को बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि मैं जाने के बाद करूँगा, क्योंकि समय बहुत कम रहता है आपके पास। आप आर्टिकलशिप से आते हैं, 1 महीने का टाइम रहता है, उसमें पढ़ाई का समय नहीं। बिल्कुल ठीक आपने ये चीज़ कही कि आर्टिकलशिप में भी ये होना चाहिए। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके के अभिभावक पेरेंट्स वो मेट्रो सिटीज़ या बड़े शहरों में नहीं हैं और वो छोटे मुफस्सिल टाउन में हैं। तो क्या वो डिसएडवांटेज पे रहते हैं? उनको क्या करना चाहिए? सर ये माँ-बाप के साथ रहना, पेरेंट्स के साथ रहना एक एडवांटेज रहता है क्योंकि आप घर में रहते हैं, जी, तो आपको सब तरह की खाना या आपका देखभाल या आपके डेली के चोरस आपकी मदर या फादर मदर देख लेती हैं, तो बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम रहता है। किंतु हर व्यक्ति को ये सुविधा नहीं मिल पाती है, तो लोग बाग दिल्ली आते हैं, बॉम्बे जाते हैं, मैंने देखा है कलकत्ता जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, वो जी, लोग हॉस्टल्स में रहते हैं। बट मेरा सबसे यही रहेगा कि हॉस्टल में रहिए, ऑडिटिंग करिए, बट आपका गोल जो है उसको डेली कहीं पर दीवार पे चिपका लीजिए कि मेरा ये गोल है, मुझे एग्ज़ाम पास करना है। जी, डेली उसको पढ़िए, डेली फ़ोकस वहाँ रखिए। आपका टाइम काफ़ी जब आप बाहर रहते हैं तो आपका काफ़ी टाइम आपके खाना बनाने में या खाना लाने में या दूसरे कामों में लग जाता है। उसके बावजूद भी आपको 2 घंटे, 3 घंटे निकालने चाहिए पढ़ने के लिए। थोड़ा-सा अपने बाकी लोगों को एंटरटेनमेंट हुआ या बाकी लोगों के साथ दोस्तों के साथ घूमना-फिरना थोड़ा कम करके 2 से 3 घंटा ज़रूर। ये तो हो गया जो छोटे शहर वाले हैं। हाँ जी। और दूसरा एक सेगमेंट उनका भी है जो कि स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज के हैं या साइंस के हैं और बाद में उनकी इच्छा होती है कि वो सीए कर लें। हाँ जी। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका सुझाव होगा? मेरा एक मित्र ही था, जी, जिसका नाम सुधीर याग्निक है। जी, अभी वो अभी वो जेएसडब्ल्यू ग्रुप में किसी कंपनी में सीएफओ है। जी, उसने और हमने वो मेरे साथ 1 साल जूनियर था और मैं 1 साल सीनियर, तो उसने बीएससी किया जी, कलकत्ता से और उसके बाद हमने जब सीए कर लिया तो उसको भी ये लगा और उसके फूफा जी भी सीए थे, जी, तो उसको भी लगा कि मुझे सीए करना चाहिए। जी, सीए तो उसने फिर सीए जॉइन किया एंड बहुत अच्छा साइंस वालों का सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लगी कि वो लोग क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग में बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्विंग में उनकी एक्सपर्टीज़ हो जाती है, जो जी, कि हम बीकॉम वालों की नहीं होती है। जी, तो मुझे लगता है कि जिसका साइंस का बैकग्राउंड हो और वो अगर सीए करता है, तो वो हमेशा एडवांटेजियस पोज़ीशन में रहता है, एज़ फार एज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ कंसर्न्ड या किसी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज़ में वो काम करते हैं, तो उन्हें उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहता है। जी, उसके लिए भी उनके लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि जो साइंस पास करते हैं, उनके लिए ये कॉमर्स पास करना जी। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, रादर ईज़ी पड़ता है। सिर्फ़ सब्जेक्ट नए रहते हैं, अगर वो थोड़ा ध्यान से और थोड़ा फ़ोकस्ड होके पढ़ें, टाइम बाउंड पढ़ें, तो उनको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी कि बीकॉम वाले करते हैं। उनको उसमें बहुत ज़्यादा डिस्करेज या डिमोरलाइज होने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और मैं बोलता हूँ कि अगर आप अपनी इन्हेरेंट कैपेबिलिटी को देखते तो साइंस स्टूडेंट्स आर बेटर प्लेस्ड देन
कॉमर्स स्टूडेंट एज़ फार एज़ जी। सीए एग्ज़ाम्स आर कंसर्न्ड। एक बड़ा आवश्यक पॉइंट ये भी है कि एक स्टूडेंट पहले हाई स्कूल आता है, उसके बाद इंटरमीडिएट करता है, फिर वो बीकॉम वगैरह के लिए बढ़ता है। तो कौन सा वो सही स्टेज है जब उसको डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे सीए के एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरना चाहिए और वो पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, आपकी दृष्टि में वो कौन सी स्टेज सबसे अच्छी रहेगी? सर अगर देखा जाए तो क्लास 9 एंड 10 आर जी, वेरी इंपॉर्टेंट जब आदमी को सिर्फ पढ़ाई में थोड़ा फोकस शुरू कर देना चाहिए 8 9 10 8 से और 9 से सीरियस हो जाना चाहिए जी, क्योंकि 9 और 10 में जाके उसको खुद मालूम पड़ने लग जाता है कि किस सब्जेक्ट में उसका रुझान है, किस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है। जी, 10 आते-आते उसके मार्क्स से उसको सब्जेक्ट से इंटरेस्ट मालूम पड़ जाता है कि मुझे क्या करना है। तो जी, क्लास 10 के बाद और क्लास 11-12 11-12 में अगर वो कॉमर्स लेता है या साइंस लेता है, अगर वो सीए करना चाहता है, उसको लगता है कि मैं मतलब बिज़नेस करना है मुझे या मुझे कमर्शियल ऑर्गनाइज़ेशन में फाइनेंस की लाइन में जाना है, तब वो क्लास 10-11 में थोड़ा 10-11-12 में अपना बेस प्रिपेयर करें उसी फ़ोकस से और 12 में अपना फॉर्म भर दें। आजकल शायद फिर से चालू हो गया है, क्लास 12 में फॉर्म भर के एंट्रेंस पास करके आप सीए कोर्स जॉइन कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके पेरेंट्स वगैरह कॉरपोरेट लाइफ में नहीं हैं, तो उनको आर्टिकलशिप हासिल करने के लिए आपका क्या सुझाव होगा? हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मेरे फादर कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं थे। मेरे फादर का बिज़नेस था और छोटा ही बिज़नेस था, बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं था। जी, तो हमको जब आर्टिकलशिप की ज़रूरत पड़ी तो फादर के कुछ मित्र थे जी, उनके पास फादर मुझे ले गए और उनकी 1-2 ऑडिटर्स से जान वो जेके ग्रुप में काम करते थे, जी, जेके तो कलकत्ता में, तो वो उनके ऑडिटर्स थे, उनके पास ले गए वो और उन्होंने कहा कि ठीक है आर्टिकलशिप हम आपको दे देंगे, किसी रेफरेंस से चले जाएँ तो मिल जाती है। जी, बहुत बड़ी फर्म में नहीं मिलेगी जी, बट बहुत बड़ी फर्म में शायद ना मिले, बट छोटी मीडियोकर फर्म में मिल जाती है। जी, आपका रिज़ल्ट्स अगर ठीक-ठाक रहेंगे क्लास 12 के, तो जी। वो लोग आपको आर्टिकलशिप दे देते हैं। और छोटी फर्म में भी जाना कोई डिसएडवांटेज नहीं है। इनफैक्ट सर छोटी फर्म में जाना डिसएडवांटेज इसलिए नहीं है, क्योंकि बड़ी फर्म में आपको बहुत स्पेशलाइज़्ड काम कराते हैं। जी, छोटी फर्म में आपसे सब काम कराएँगे, सभी तरह के काम कराएँगे, चाहे वो एक सीनियर के लेवल का हो, चाहे जूनियर के लेवल का हो, जी, सब वैरायटी ऑफ वर्क मिलेगा। एक चीज़ और मुझे एडवांटेजेस छोटी फर्म में लगती है कि आप छोटी फर्म में समय बहुत निकाल सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। जी, तो छोटी फर्म में आपको सीखने का मौका ग्रैन्युलर लेवल पे मिलता है। दूसरा आप समय भी निकाल पाते हैं, क्योंकि छोटी फर्म में आउटस्टेशन ऑडिट्स कम होते हैं। जी, आपको प्रेशर कुछ हद तक कम रहता है। तो आपके आउटस्टेशन ऑडिट नहीं रहते हैं, तो आप वापस अपने घर आके थोड़ा फ्रेशन अप होके और आप पढ़ाई कर सकते हैं, 2-3 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं। तो इट बहुत इज़ नेवर अ disadvantage for डिसएडवांटेज। no, it is ये not. बहुत If आप we tried it from a mediocre firm, so I never felt that disadvantage. और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा, क्या ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं, सीए की तैयारी कर रहे हैं, उनके हाँ जी। लिए फ़ायदेमंद होगा कि वो नॉर्मल दुनिया में क्या हो रहा है, वर्ल्ड अफेयर्स और ख़ास तौर से कॉरपोरेट बिज़नेस, ट्रेड की दुनिया की भी कुछ जानकारी, चाहे वो न्यूज़पेपर से हो या मीडिया के न्यूज़ से हो, ये लेते रहें तो डू यू थिंक ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगा? हाँ सर, ये तो हमेशा ही फ़ायदेमंद रहता है जी, और आज के दिन उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है क्योंकि कई तरह के ऐप्स हैं या जैसे इन शॉर्ट्स है या यूट्यूब में कई चैनल्स हैं, बिज़नेस के कई चैनल्स हैं तो और कई कई चैनल्स हैं जहाँ पे बिज़नेस न्यूज़ आती रहती है, तो लेते रहें। किंतु इसका मतलब क्योंकि क्या होता है कि यूट्यूब में जाने का मतलब एक फ़ोकस भी खत्म करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते रहें, लेना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। किंतु आपका मेन फ़ोकस होना चाहिए कि मैं एग्ज़ाम में कैसे पास हो सकूँ विदिन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स मतलब जी, 3 साल का जो कोर्स है, उसको कैसे पास करूँ, वो आपका मेन फ़ोकस होना चाहिए। क्योंकि आपके पास करने के बाद आप कहीं पर भी एम्प्लॉयमेंट आपको मिल जाएगा। एक बार आपको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, तो आप अपने आप ही सीखेंगे, लाइन आपके खुल एम्प्लॉयर जाती भी है। आपको सिखाएँगे और आप भी सीखेंगे। जी, एक बार आपको एक तरह से ये
आपका एडमिशन टिकट है टू अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। वो एडमिशन टिकट जो टिकट बोलते हैं, जो जो मैचेस में खेलने के लिए जाते हैं, वो आप मेहनत करके 3-4 साल जो भी मेहनत लग उसको करके देख लें, देन वर्ल्ड इज़ योर्स। देयर इज़ नो लुकिंग बैक एंड यू विल बी डूइंग वेरी वेल, दे विल बी डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ। बहुत अच्छा आपने बताया, ये बहुत उनके फायदेमंद का होगा। और आखिरी चीज एक और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने बहुत सारी चीजें बताई कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो जैसे कहा जाता है डूज एंड डोंट्स, तो अब डोंट्स के बारे में भी कुछ आप स्पष्ट करें कि इन चीजों से बचें। एक तो सबसे बड़ा आज के दिन जो मुझे बच्चों कहना है कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम को कैसे आप यूज़ कर रहे हैं वो करें, टाइम वेस्ट ना करें। टाइम वेस्ट ना करें, चाहे एंटरटेन में, चाहे दोस्तों के साथ घूमना-फिरना जी या मूवी देखना या यूट्यूब देखना, वो ना करें। दूसरी चीज़ है अपने अपने आस-पास में किन लोगों के साथ आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनको चेक करके ज़रूर रखें कि वो आपके आपके गोल्स गोल्स क्या उनका गोल और आपका गोल कॉमन है कि नहीं है? अगर वो सीए करना चाह रहे हैं और आपका दोस्त है वो होटल मैनेजमेंट में करना चाह रहा है, जी देन इट विल बी गुड, बट उनकी कंपनी आप लिमिटेड ही रखें, बहुत ज़्यादा ना रखें। तीसरी चीज़ है सर, आज के दिन ये जो व्यसन है, जी जिसके बारे में सभी लोग, सभी पेरेंट्स चिंतित हैं, मैं भी एक पेरेंट हूँ, चिंतित हैं। चाहे आप स्मोकिंग बोलिए, चाहे लिकर बोलिए, और उससे आगे भी जी मैं समझ मैं स आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल जी रहा हूँ। उससे आपको बच के रहना है किसी भी हालत में। जी चाहे आप उसमें उसमें नहीं पड़ना है, क्योंकि एक उस दलदल में एक बार पड़ने से बहुत ही मुश्किल होता है उसमें से निकलना। जी और बहुत समय उसमें वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मेरा उनसे गुज़ारिश है कि इन सब चीज़ों से अगर आप दूर रहें और फ़ोकस टाइम मैनेजमेंट रखें। अगर टाइम मैनेजमेंट को अगर आपने हाँ कर कंट्रोल लिया कर तो लिया जी हाँ और गोल अपने सेट कर लिए कि मुझे ये गोल करना है और उसी पे आप टिके रहे, तो आपको इन सब चीज़ें धीरे-धीरे आप अपने आप ही दूर ही रहेंगे इनसे, इनके पास नहीं है। एक पिछले वीडियो में आपने इस चीज पर बल दिया था कि राइटिंग प्रैक्टिस काफी होनी चाहिए, तो जरा उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा उल्लेख करें। मैंने बताया था कि एक तो इसी लेक्चर में मैंने बताया पहले कि आप कॉलेज के लेक्चर्स वो ज़रूर अटेंड करें। जी चाहे बीकॉम में हो, चाहे क्लास 12 में, 11-12 में हो, चाहे बीकॉम में हो, ग्रेजुएशन करते टाइम वो ज़रूर अटेंड करें और उनके नोट्स लिखें। दूसरी चीज़ मैंने तो पिछले साल के सवालों पर, और आपने हाँ। राइटिंग जी हाँ, पिछले 5 साल के क्या क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, क्या ट्रेंड है, ईच चैप्टर, एक एक किताब में 20 चैप्टर, 15 चैप्टर होते हैं। एक जी हर चैप्टर का आपको 5 साल के पेपर का एक अलग बुक में लिख लेना है कि इस चैप्टर से पिछले 5 सालों में जी कौन-कौन से क्वेश्चन आए हैं और उनको आपको इम्पोर्टेंट होके मार्क करना है, वो तो पढ़ के जाने ही जाने हैं। तीसरी चीज़ मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि यूट्यूब लेक्चर्स अगर आप देख रहे हैं, जी तो भी आप कॉपी पेंसिल लेके बैठें और उसमें भी नोट्स बनाएँ आप। हो सकता है वो स्क्रिबल्ड नोट ही बने, वो समझ में नहीं आते हों, जी बट आपको उनको लिखने से काफ़ी कुछ आपकी मेमोरी रिटेंशन हो जाए। चौथी चीज़, जब आप पढ़ रहे हों, तो भी एग्ज़ाम के पहले मैंने यही किया था कि एग्ज़ाम के पहले हमने एक छोटे से कागज़ में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, उसके छोटे-छोटे नोट्स बनाए, 4 लाइन, 5 लाइन, 7 लाइन के, और एग्ज़ाम के दिन सुबह, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है, उनको पढ़ के जाने से आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है कि हाँ, ये मुझे इमीडिएटली आपका रिकैप हो जाता है और वो आपको याद रहता है और एग्ज़ाम में आप लिख के आ सकते हैं तो और अच्छे नंबर पा सकते एक इम्प्रेशन ये है कि सीए का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो काफी मुश्किल होता है, और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं कर पाते, तो ये जो आपने राइटिंग प्रैक्टिस का कहा, तो शायद इससे उन्हें मदद मिलेगी कि वो टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर पाएंगे। हाँ, साहब मेरा ये इसमें एक सजेशन रहेगा। आपने कहा कि स्टूडेंट्स लोग एक एक तो ये टफ एग्ज़ाम होती है, प्रोफ़ेशनल एग्ज़ाम्स हैं, टफ हैं और इसमें इन डेप्थ नॉलेज चेक किया जाता है कि किसी भी स्टूडेंट जो कि सीए दे रहा है, उसमें इन डेप्थ सब्जेक्ट नॉलेज है कि नहीं है। दूसरा चीज़ है कि मेरी ये उनसे एडवाइस रहेगी कि किसी भी क्वेश्चन को वो छोड़ के ना आएँ। नहीं भी आ रहा हो, तो भी कुछ अपने नॉलेज से, कुछ कॉमन सेंस से, इतना कॉमन सेंस आ जाता है, उसके बारे में 8-10 लाइन, 15 लाइन, 1 पेज ज़रूर लिख के आएँ। मतलब एकदम ही ब्लैंक छोड़ के नहीं आएँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपने थोड़ा बहुत भी लिखा,
वो आधा 1 नंबर भी आपको मिल जाएगा। थोड़ा वो कॉमन मदद सेंस से करता है। वो मदद करता है क्योंकि यहाँ एक-एक नंबर, आधा-आधा नंबर जी, भी आपको पास और फेल के इधर से उधर ले जाता है। किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ के ना आएँ, अगर नहीं भी आता हो थोड़ा बहुत अपने कॉमन सेंस से जो जितना भी आता हो उसको करके, और टाइम मैनेजमेंट तो ख़ैर बहुत ज़रूरी है इस इन प्रोफ़ेशनल एग्ज़ाम में, क्योंकि पेपर लम बड़े बड़े आते हैं और आपको इन डेप्थ में एनालिसिस करके क्वेश्चन के एनालिसिस में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। एनालिसिस करके उसको आंसर देना और डेप्थ में आंसर देना, आप शैलो आंसर नहीं दे सकते हैं। ऊपरी-ऊपरी आपको डेप्थ, इसीलिए मेरा ये उनसे रिक्वेस्ट है कि नोट्स बनाएँ, डीप में स्टडी करें और 80% भी अगर आप स्टडी करके जाते हैं पूरे सब्जेक्ट की 70-80% तो भी आप पास हो जाएँगे। बट इन डेप्थ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। बहुत-बहुत धन्यवाद मनोज जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो आपने समय दिया और रिफ्लेक्ट करते हुए अपने स्टूडेंट डेज़ को याद करते हुए जो प्रैक्टिकल एडवाइस दी, वो आज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी और उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।